गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिथ लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड हम लोग करने वाले हैं स्टेट 2025 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों। और यह दोस्तों शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें कि 50 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों पेपर में ये सेम रहता है दोस्तों। दोनों में मतलब शिक्षण कला और अन्य दक्षता से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो खत्म कर चुके हैं, 2020 और 2019 तीनों खत्म कर चुके हैं। और ये दोस्तों 2024 में जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दोस्तों स्टेट का, अभी हम उसका सेशन कर रहे हैं। जो मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है स्टेट करके, वहाँ आपको टोटल वीडियो A to Z मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। आज होने वाला दोस्तों 16 जून 2024 का पेपर सेकेंड का शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा, इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। तो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल को शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। समझ का स्तर नहीं, चिंतनशील स्तर नहीं होगा, निरीक्षणात्मक नहीं होगा, स्मृति स्तर होगा। सबसे निम्नतम स्तर भी इसे कहा जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, स्मृति स्तर को शिक्षण का निम्नतम स्तर कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी केवल जानकारी को याद करते हैं, बिना उसकी गहराई से समझ के यह स्तर रटने पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा सी सही होगा। देखिए, सुस्त नहीं होगा। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए, सुस्त नहीं होगा। नियंत्रण करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला ये भी नहीं होना चाहिए, और अल्प कल्पनीय नहीं होगा। रचनात्मक और मनोरंजक ये होगा दोस्तों। सोल्यूशन है किसका, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया रचनात्मक और मनोरंजक होनी चाहिए। यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, सीखने को प्रेरणादायक बनाती है और उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। रचनात्मक और मनोरंजन छात्रों में जिज्ञासा जगाते हैं, जिससे वे ज्ञान को प्रभावी ढंग से ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को शिक्षण सामग्री का चयन इस प्रकार करना ताकि वह उच्च स्तर का मानसिक विकास प्राप्त कर सकता है, वह लोकतांत्रिक समाज में रहने में सक्षम नागरिकों का निर्माण कर सकता है। और सी में देखिए, वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। और वह शिक्षार्थियों को बाद में जीवन के साथ समायोजन में मदद कर सकता है, ये गलत है। वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से प्राप्त कर सकता है, यही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि छात्र शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से प्राप्त कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र विषय की बुनियादी अवधारणाओं और नियमों को स्पष्ट रूप से समझे, जो उनके आगे के सीखने और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो वे क्या है, तो अनुप्रयोग करना, अप्लाइंग होगा दोस्तों। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो वे अनुप्रयोग करना है दोस्तों, अनुप्रयोग करना है। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो वे हैं क्या दोस्तों, अनुप्रयोग करना, अप्लाइंग है दोस्तों। अनुप्रयोग करना अप्लाइंग है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो यह सुनिश्चित करती है कि वे अनुप्रयोग कर रहे हैं, वे अपने अर्जित ज्ञान और समझ का उपयोग व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि एक विशिष्ट प्रणाली या अवधारणा कैसे कार्य करती है, जो कि अनुप्रयोग स्तर को दर्शाता है। तो क्या होगा दोस्तों, यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो यह क्या होगा, अनुप्रयोग करना, अप्लाइंग होगा। और इसमें देखिए मूल्यांकन करना नहीं होगा, संश्लेषण नहीं होगा, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों, छात्र एक चित्र बना सकता है, ये गलत हो। छात्र एक ग्राफ बना सकता है, ये भी गलत है। छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, ईमानदारी को, ये भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छात्र एक पत्र लिख रहा है, ये भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, छात्र ईमानदारी से महत्व देता है। अब इसका सोल्यूशन पर हम लोग चलते हैं कि भावात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य है कि छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। यह छात्रों के मूल्यों, दृष्टिकोणों और भावनाओं से जुड़ा है, जो उन्हें सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथन किस सिद्ध शिक्षण पद्धति को संदर्भित करते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन सबसे पहले पढ़िए दोस्तों। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है जिसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणाओं में काटते हैं। यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है जिसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणाओं में काटते हैं। सेकेंड है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है दोस्तों। यह किस विधि का बात कर रहा है दोस्तों? इसमें दोस्तों ये देखिए विश्लेषण विधि का ये बात कर, संश्लेषण नहीं होगा, निगमन नहीं होगा, आगमन नहीं होगा, ये विश्लेषण एनालिसिस होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, एक बड़ी अवधारणा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया का विश्लेषण कहते हैं। एक बड़ी अवधारणा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया का विश्लेषण कहते हैं। इस विधि में जटिल ज्ञान को सरलता से समझने के लिए उसे व्यवस्थित रूप से विभाजित किया जाता है। यह छात्रों को प्रत्येक घटक को गहराई से समझने और फिर संपूर्ण अवधारणा को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉप डाउन विधि क्या है दोस्तों? देखिए टॉप डाउन विधि निगमन है दोस्तों, डिडक्टिव है दोस्तों टॉप डाउन विधि। देखिए वर्णनात्मक नहीं होगा दोस्तों, अन्वेषणात्मक नहीं, जांच पड़ताल में नहीं होगा। ये निगमन टॉप डाउन हमारा विधि है दोस्तों, टॉप से डाउन। तो देखिए दोस्तों, टॉप डाउन विधि को निगमन विधि कहा जाता है। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक समान नियम या सिद्धांत से शुरुआत करते हैं और फिर उसे विशिष्ट उदाहरणों या समस्याओं पर लागू करके समझाते हैं। यह एक संरचित दृष्टिकोण है जो छात्रों की जटिल अवधारणाओं को चरणों में समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी CAI की विधि नहीं? कौन सी CAI की विधि नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रश्न विधि ये CAI की विधि नहीं दोस्तों। प्रश्न विधि CAI की विधि नहीं है। ट्यूटोरियल विधि है, अभ्यास विधि है, अनुरूपण विधि, सिमुलेशन, ये तीनों है। और ये क्वेश्चन मोड प्रश्न विधि ये CAI की विधि नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस की विधि में प्रश्न विधि नहीं है। CAI के समान तरीके में ट्यूटोरियल मोड नया ज्ञान देना और ड्रिल मोड अभ्यास कराना शामिल है, जबकि प्रश्न विधि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्वयं CAI का एक अलग मोड नहीं है, बल्कि इन मोड्स के भीतर उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है दोस्तों? वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होता है दोस्तों। वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना 3 प्रकार का होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, वर्गीकरण ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये है संज्ञानात्मक ज्ञान समझ, और पहला हो गया संज्ञानात्मक जिसमें कि ज्ञान और समझ आता है। सेकेंड हो गया भावनात्मक मूल दृष्टिकोण, भावनात्मक हो गया मूल दृष्टिकोण, और तीसरा हो गया मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। शारीरिक कौशल क्षेत्र पर आधारित पाठ योजनाएं प्रत्येक प्रकार विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों और परिणामों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयारी प्रस्तुति डैश और उत्पादन पाठ योजना के 4Ps है दोस्तों। तैयारी प्रस्तुति डैश और उत्पादन पाठ योजना के 4P' है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों इसमें? प्रैक्टिस, अभ्यास करें दोस्तों। तैयारी प्रस्तुति अभ्यास करें और उत्पादन पाठ योजना के 4Ps है दोस्तों। पाठ योजना के 4Ps में तैयारी प्रस्तुति अभ्यास और उत्पादन शामिल है। दिए गए विकल्पों में अभ्यास प्रैक्टिस लुप्त P है। यह वह चरण है जहां छात्र सीखी हुई अवधारणाओं और कौशलों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, जिससे ज्ञान अस्थायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण 1 है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक शिक्षण को सरल करना है, स्किल्ड डाउन टीचिंग है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण 1 है। सूक्ष्म शिक्षण 1 है दोस्तों। क्या है? शिक्षण को सरल करना है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण 1 है क्या दोस्तों? शिक्षण को सरल करना है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण 1 है क्या है? शिक्षण को सरल करना है दोस्तों, स्किल्ड डाउन टीचिंग है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग शिक्षण को सरल करने स्केल्ड डाउन टीचिंग की तकनीक है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि कम छात्र, कम समय और एक विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। और यह शिक्षकों को वास्तविक कक्षा के दबाव के बिना अभ्यास करने और अपने शिक्षण क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है दोस्तों। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होगा? शिक्षण को सरल करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा डैश है। जुड़वा डैश क्या है? गतिविधियां हैं। शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा क्या है दोस्तों? गतिविधियां दोस्तों, एक्टिविटीज है दोस्तों। और शिक्षण और सीखना शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा गतिविधियां हैं। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और विभिन्न कार्यों तथा अभ्यासों के माध्यम से ही संभव हो पाते हैं। बिना गतिविधियों के न तो सिखाया जा सकता और न ही सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं? बाय री इन्फोर्समेंट के, मतलब पुनर्बलन के कारण ये करते हैं। पुनर्बलन के कारण शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं? तो पुनर्बलन के कारण ये शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं? पुनर्बलन के कारण ये प्रेरित करते हैं दोस्तों। पुनर्बलन के कारण विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं दोस्तों। पुनर्बलन के कारण विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के माध्यम से प्रेरित करते हैं। पुनर्बलन सकारात्मक जैसे प्रशंसा या पुरस्कार और नकारात्मक जैसे किसी अवांछित स्थिति को हटाना, दोनों तरह का हो सकता है। यह छात्रों को वांछित व्यवहार दोहराने और सीखने में तथा उत्साह बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं? तो पुनर्बलन से प्रेरित करते हैं दोस्तों। पुनर्बलन से शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरित करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को पुनर्बलन के माध्यम से प्रेरित करते हैं। पुनर्बलन सकारात्मक जैसे प्रशंसा या पुरस्कार और नकारात्मक जैसे अवांछित स्थिति को हटाना, दोनों तरह का हो सकता है। यह छात्रों को वांछित व्यवहार दोहराने और सीखने में तथा उत्साह बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल अनुकूल कक्षा में यह होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए फ्रेंड्स, सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सके। दोस्तों सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सके। ऑप्शन नंबर ए सही। एक बाल अनुकूल कक्षा में यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सके। और सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, देखिए। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? पर्याप्त सस्ती सामग्री होनी चाहिए क्योंकि बच्चे बर्बादी, ये गलत है दोस्तों। फर्नीचर और सामग्री बड़े आकार की होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। ये सब ऑप्शन नहीं होगा। पर्याप्त महंगी, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए, एक बाल अनुकूल कक्षा में ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो बच्चों की पहुंच में हो और उनके लिए उचित आकार की हो। इससे बच्चे स्वतंत्र रूप से चीज़ों को उपयोग कर पाते हैं, अपनी गतिविधियों को चुन पाते हैं और सीखने की प्रक्रिया में अधिक शामिल होते हैं। यह बच्चों में आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करता है। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करता है। किस में सहायता करता है दोस्तों? पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य किस में सहायता करता है? पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करता है। किस में सहायता करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में ये मदद। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करता है, तो बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में ये मूल उद्देश्य सहायता करता है दोस्तों। बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में। सॉल्यूशन है फ्रेंड्स इसका, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करके और विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करता है। इसका लक्ष्य बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करना है, जिससे उनके समग्र शैक्षिक अनुभव में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को ऐसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है या उनके सीखने में सहायक होता है और उन्हें शामिल महसूस कराता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसमें देखिए,
क्या था क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। माहौल की आवश्यकता दोस्तों होती है क्योंकि देखिए उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को ऐसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यह उनके सीखने में सहायक होता है और उन्हें शामिल महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी दोस्तों, ये 1935 ईस्वी में। रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी, ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, रंगनाथन द्वारा लिखी पुस्तक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तकालय प्रशासन के सिद्धांतों और व्यवहारों पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है दोस्तों, क्या माना जाता है, आत्मनियंत्रण युक्त, कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण में उत्तेजक और कल्पनाशील, छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं से सीधे संबंधित है। और देखिए फिर डी में है, कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। यही ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए, एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है। उसे कक्षा में प्रत्येक बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझना चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण उत्तेजक और कल्पनाशील होना चाहिए, जो छात्रों के व्यवहार और विषय के प्रति उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। वे छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है, तो इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, परियोजना आधारित शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें छात्रों की शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ शामिल होती। यह केवल सैद्धांतिक नहीं होता बल्कि छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहारिक कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इससे छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है दोस्तों, तो यह है इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है दोस्तों। यही परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है दोस्तों। पहला देश यह गैस मनोवैज्ञानिक गलत है, यह सैद्धांतिक गलत है, यह छात्रों को काम करने की आज़ादी नहीं देती, ये गलत है दोस्तों। देखिए, परियोजना आधारित शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें छात्रों की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यह केवल सैद्धांतिक नहीं होता बल्कि छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहारिक कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इससे छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा दोस्तों, छात्रों को कम अंक मिलेंगे और छात्रों को वास्तविक ज्ञान स्तर का पता चलेगा, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यही सही है, छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो छात्रों के साथ अनुचित और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता पर छात्रों के प्रति व्यक्तिगत पक्षपात का कोई दबाव नहीं होगा। यह छात्रों के वास्तविक ज्ञान स्तर को मापने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन अवलोकन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन अवलोकन से संबंधित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, नियंत्रित। इनमें से कौन अवलोकन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन अवलोकन से संबंधित नहीं है, तो नियंत्रित अवलोकन से संबंधित नहीं है। कंट्रोल्ड, ये नियंत्रित दोस्तों अवलोकन से संबंधित नहीं है। प्रतिभागी है, प्रतिभागी होगा और गैर प्रतिभागी होगा और समूह होगा, ये तीनों अवलोकन से संबंधित है, मगर ये नियंत्रित अवलोकन से संबंधित नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, अवलोकन की विधियों में प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी और समूह शामिल होते हैं, जिनमें शोधकर्ता किसी घटना या व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। यह प्रक्रियाएं वास्तविक परिस्थितियों में होती है, जबकि नियंत्रित विधि प्रयोगात्मक शोध की एक तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला जैसी नियंत्रित
परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। चूँकि यह प्रत्यक्ष अवलोकन से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इसका अवलोकन से संबंध नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक शिक्षक छात्रों के लिखित निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक्स का उपयोग करता है। यह एक उदाहरण है। एक शिक्षक छात्रों के लिखित निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक का उपयोग करता है। यह एक उदाहरण है किस चीज़ का? रचनात्मक आकलन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये उदाहरण है। योगात्मक का नहीं होगा, समेटिव का नहीं होगा, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, ये विश्लेषणात्मक नहीं होगा, रचनात्मक आकलन होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, जब एक शिक्षक छात्रों के लिखित निबंधों का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक का उपयोग करता है तो यह एक रचनात्मक आकलन का उदाहरण होता है। यह आकलन विद्यार्थियों की प्रगति और सुधारने और बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू में समस्या का कथन है। एमसीक्यू में समस्या का कथन क्या है दोस्तों? स्टेम है दोस्तों, स्टेम। एमसीक्यू में समस्या का कथन क्या है दोस्तों? तो स्टेम समस्या का कथन है दोस्तों। विकल्प नहीं होगा, विचलित करने वाला नहीं होगा, परिसर भी नहीं होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, एमसीक्यू में समस्या का कथन स्टेम कहलाता है। स्टेम वह भाग है जिसमें प्रश्न या समस्या दी जाती है। यह मुख्य कथन होता है जिसके आधार पर विकल्प में सही उत्तर चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य चर्चा विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग जाने वाला मूल्यांकन है। पाठ्य चर्चा विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग जाने वाला मूल्यांकन है दोस्तों। क्या मूल्यांकन है ये योगात्मक मूल्यांकन होगा दोस्तों। पाठ्य चर्चा विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग में जाने वाला मूल्यांकन है दोस्तों। पाठ्य चर्चा सामग्री में सुधार के लिए उपयोग जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन होगा। रचनात्मक नहीं होगा, नैदानिक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, पहला ही सही होगा दोस्तों। देखिए, पाठ्यक्रम विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की समग्र उपलब्धि और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करना होता है। इसके परिणामों का उपयोग भविष्य के पाठ्यक्रम सुधारों या कार्यक्रमों को जारी रखने या बंद करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्चा के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम विकसित करने वाले को डैश की प्रकृति को समझने में मदद करती है। तो शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है दोस्तों। पाठ्यचर्चा के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्चा विकसित करने वाले को शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है दोस्तों। शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है। सॉल्यूशन देखिए, मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करता है। यह उन्हें विद्यार्थियों को सीखने की शैली, आवश्यकता और विकासात्मक चरणों को ध्यान में रखकर प्रभावी पाठ्यक्रम बनाने में सक्षम बनाता है। इससे शिक्षा की प्रक्रिया अधिक सार्थक और सफल होती है क्योंकि यह सीधे छात्र की ज़रूरतों पर केंद्रित होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, पाठ्यक्रम की मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्चा विकसित करने वाले को शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र कैसे बनाएंगे? दोस्तों, सभी को जिम्मेदारी देकर ही स्वतंत्र बनाएंगे दोस्तों। सभी को जिम्मेदारी देकर। सोचते देखिए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी देना सबसे प्रभावी तरीका है। जब छात्रों को कार्यों और निर्णयों को जिम्मेदारी दी जाती है तो वे स्वयं सोचने, समस्याएं हल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप देखें कि आपकी कक्षा में छात्र ऊँघने लगते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आदेश देंगे, उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें डांटेंगे, कुछ देर के लिए पढ़ाना बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? इसमें से सबसे उचित कथन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आदेश दे देंगे, इसलिए दोस्तों इसका ऊँघना खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपकी कक्षा में छात्र ऊँघने लगते हैं तो उनके ध्यान आकर्षित करने वाला कोई आदेश दे, इससे उनकी एकाग्रता वापस आएगी और वे फिर से पढ़ाई में शामिल हो जाएंगे। डांटना या पढ़ाना बंद करना प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी दोस्तों? 1975 में कौन सी नीति शुरू की गई थी दोस्तों? 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठ्यचर्चा, ये 1975 में शुरू की गई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी? तो 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठ्यचर्चा 1975 में शुरू की गई थी। सॉल्यूशन देखिए इसका, 1975 में NCERT द्वारा द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल एक फ्रेमवर्क 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्चा एक रूपरेखा प्रकाशित किया गया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की अनुशंसाओं को मूर्त
रूप देने की एक कोशिश थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। यह दृश्य है दोस्तों, दृश्य। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है दोस्तों, ये दृश्य है दोस्तों, दृश्य। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री कैसा है दोस्तों, ये दृश्य है दोस्तों, दृश्य। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है जो दृश्य विजुअल श्रेणी में आती है। यह शिक्षकों को जानकारी लिखने और चित्र बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे छात्र देखकर जानकारी को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधों को विषय के रूप में लिया। उसने सीखने के लिए अवसर प्रदान किए। एक शिक्षक ने चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधों को विषय के रूप में लिया। उसने सीखने के अवसर प्रदान किए, सीखने के अवसर प्रदान किए दोस्तों। और उसके बाद ऐसी गतिविधियों के लिए शिक्षक को किस बात को सबसे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए दोस्तों। पहला तो समूह में पत्तियों का संग्रह, पत्तियों के आकृतियों, आकारों और अन्य लक्षणों के बारे में चर्चा, एक हर्बेरियम बनाना, किस प्रकार के नहीं देना चाहिए दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, बच्चों द्वारा अधिक से अधिक संभावित रूप में पत्तियों के कई नाम याद करने के लिए ये दोस्तों बढ़ावा नहीं देना चाहिए शिक्षकों के द्वारा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक शिक्षक ने चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधों को विषय के रूप में लिया। उसने सीखने के लिए अवसर प्रदान किए। क्या क्या अवसर प्रदान किए, समूह में पत्तियों का संग्रह, पत्तियों के आकृतियों, आकारों और अन्य लक्षणों के बारे में चर्चा, और एक हर्बेरियम बनाना। इसमें से बोल रहा है ऐसी गतिविधियों के लिए शिक्षण को, मतलब इस प्रकार की गतिविधि के लिए शिक्षक को किस बात को सबसे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सबसे ज़्यादा बढ़ावा। तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देखिए दोस्तों, बच्चों द्वारा अधिक से अधिक संभावित रूप में पत्तियों के कई नाम याद करने, ये नहीं बढ़ावा देंगे। काम के विषय में बच्चों का विवरण देंगे। गतिविधि के साथ बच्चों का निरंतर सुझाव जुड़ाव, और एक दूसरे के साथ बच्चों की बातचीत, अवलोकन और सहयोग। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, उपयुक्त प्रश्न में एक शिक्षक द्वारा छात्रों की पत्तियों से परिचित कराने के लिए 3 गतिविधियां दी गई है। पत्तियों का संग्रह, पत्तियों की विशेषताओं पर चर्चा और हर्बेरियम बनाना। अतः इन गतिविधियों के आधार पर विकल्प में दिए गए शिक्षण उद्देश्यों में से एक शिक्षक को बच्चों द्वारा अधिक से अधिक संभावित रूप से पत्तियों के कई नाम याद करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रटने पर जोर देता है, जबकि अन्य गतिविधियां अवलोकन, चर्चा और सहयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवित्री ने कविता लिखी थी दोस्तों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने दोस्तों। जालियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवित्री ने कविता लिखी थी दोस्तों। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने बसंत नाम से कवित्री ने कविता लिखी थी दोस्तों। तो फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान, जालियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवित्री ने कविता लिखी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन, जालियांवाला बाग में बसंत नामक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। इनकी अन्य रचनाओं में झांसी की रानी, यह कदम्ब का पेड़, सम्मान तथा नीम शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है दोस्तों। तो ये पंजाब है दोस्तों, पंजाब। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा वन राज्य दोस्तों पंजाब है। भारत का सबसे छोटा वन राज्य पंजाब है। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजाब राज्य भारत का सबसे छोटा वन राज्य है, जो कि 1846.09 वर्ग किलोमीटर है। जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है दोस्तों। और इसमें टोटल 25.17% है और 21.76% वन आवरण है। 21.76% वन आवरण है, जिसमें दोस्तों 7,15,345.61 वर्ग किलोमीटर और 3.41% वृक्ष आवरण है। 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर शामिल है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है दोस्तों। एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है तो ये श्रीलंका। तो निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। तो ये श्रीलंका एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार के पास प्रमुख शक्तियां होती है दोस्तों, और केंद्रीय और क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त होती है। उपयुक्त विकल्पों में श्रीलंका एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है, जहां केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण है
और प्रांतीय परिषदों की शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, और ये अनुग्रह नारायण सिंह हो गया, और ये जेबी कृपलानी, ये तीनों था दोस्तों, मगर ये जयप्रकाश नारायण नहीं था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह 1917 एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में नील किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए की थी। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा जेबी कृपलानी शामिल थे, जबकि जयप्रकाश नारायण सिंह तथा जेबी कृपलानी शामिल थे, जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है दोस्तों? जागीर, दुर्गेश नंदिनी, गोरा और गण देवता। तो इसमें से गोरा दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है दोस्तों, गोरा। सोल्यूशन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार थे, जिन्होंने कई उपन्यास, कविताएं, नाटक और कहानियां लिखी, जिनमें गोरा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जबकि दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का तथा गण देवता तारानाथ बनर्जी का उपन्यास है दोस्तों, तारानाथ बनर्जी का उपन्यास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन टेनिस के खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं। लॉन टेनिस के खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं दोस्तों, तो कौन होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, लॉन टेनिस में मिश्रित युगल क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे? लॉन टेनिस के खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं। कौन साथी होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही होगा। देखिए, एक पुरुष और एक महिला दोस्तों लॉन टेनिस में शामिल होते हैं दोस्तों। देखिए, लॉन टेनिस में मिश्रित युगल प्रारूप में एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला शामिल होती है। यह प्रारूप ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट तथा अन्य प्रमुख टेनिस प्रतियोगिता में खेला जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अदालत में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों? अदालत में हम उसे वकील कहते हैं दोस्तों, वकील, लॉयर कहते हैं। हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अदालत में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो वकील। सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, अदालत में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाला व्यक्ति वकील कहलाता है। वकील कानूनी मामलों में अपने वकील का प्रतिनिधित्व करता है और उनके अधिकारों की वकालत करता है। नेक्स्ट है प्लेग है। प्लेग क्या है दोस्तों? तो जीवाणु बीमारी दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। प्लेग क्या है दोस्तों? प्लेग है। प्लेग क्या है? तो जीवाणु बीमारी दोस्तों, जीवाणु बीमारी है दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग दोस्तों। प्लेग एक जीवाणु बीमारी है दोस्तों, जो यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, जिसे ऐतिहासिक रूप से ब्लैक डेथ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा उत्पन्न फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है दोस्तों? तो ये चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा उत्पन्न फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा उत्पन्न फैलने वाली बीमारियां हैं दोस्तों? चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया है दोस्तों। चिकनगुनिया भी फैलता है, डेंगू भी और मलेरिया, ये तीनों मच्छर से ही फैलता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले बीमारियों का समूह है। चिकनगुनिया तथा डेंगू रोग एडीज मच्छर, देखिए चिकनगुनिया और डेंगू, और ये एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और मलेरिया रोग जो है दोस्तों, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है दोस्तों मलेरिया, याद रखेगा। मौ से मादा और एनोफिलीज मच्छर से फैलता है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का जलवाष्प में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो ये वाष्पीकरण, इसे इवेपोरेशन कहा जाता है। सॉल्यूशन देखिए, जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जल गर्मी के प्रभाव से वाष्प के रूप में हवा में मिल जाता है, जबकि संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प का वापस तरल जल में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। कंडेंसेशन जिसे संक्षेपण बोलते हैं दोस्तों। संक्षेपण के कारण दोस्तों वाष्प ये पूरा जल बन जाता है। नेक्स्ट अब देखिए मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, हमारा 10 मार्क का मैथ और रीजनिंग दोनों मिला हुआ है। पहला है क्वेश्चन इसमें, यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतना है तो उसकी परिमिति क्या है दोस्तों? परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है दोस्तों। 2 इंटू पहले दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 15 3 18 दूना 2 से गुना कर देंगे, 36 हमारा हो जाएगा दोस्तों, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 1 मिलियन में शून्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1 मिलियन में देखिए दोस्तों शून्यों की संख्या देखिए, 1 मिलियन अर्थात 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं दोस्तों। 10 लाख हो गया, 1 मिलियन हो गया, और उसमें शून्यों की संख्या 6 होती है दोस्तों 1 मिलियन में।
नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, ये मोड है दोस्तों, इसको जोड़ना है। देखिए मोड, इसके बीच में कुछ भी रहता है माइनस में रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा दोस्तों। सब में मोड लगा हुआ है दोस्तों। टोटल को जोड़ दीजिए आप लोग, 12 13 25 हो गया दोस्तों। देखिए 9 7 16 16 3 16 3 19 19 2 9 2 21, एक हो गया लास्ट में 61 वाला मार दीजिए, ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 99 प्लस, इसमें 9/10 99 में 0.9 जोड़िए, फिर 0.009 को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 99.909 आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 7 पैसे के बराबर है। 7 पैसे के बराबर क्या है देखिए, 100 पैसे बराबर 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है दोस्तों, ठीक है। तो 7 पैसे बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 1/100 × 7 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.07 होगा दोस्तों, 0.07, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। देखिए आँख, आँख नृत्य, आँख नृत्य, आँख हो गया, उसके बाद नृत्य, आँख से नृत्य हम लोग देखते हैं दोस्तों। उसी प्रकार कान से हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कान से गाना को सुनते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले के का क्या होगा दोस्तों, 11 स्थान है, आई का 9 है, उसके बाद जी का 7 है, मतलब 2 2 घट रहा था, 7 में से 2 गया 5, 5 पे क्या आता है ई देखिए दोनों में ई है, दोनों में ई है। अब देखते सेकंड पे हम लोग चलते हैं। पी हो गया 16, एस हो गया 19, 16 3 19, और उसके बाद भी हो गया 22, 9 3 12, मतलब 3 3 बढ़ रहा है, तो 22 में से 3 25, 25 स्थान पर वाई आएगा, तो ई वाई जेड, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सी माता है ए और बी की। देखिए दोस्तों, सी यहाँ पे बोलता है माता है ए और बी का, ए और बी का माता है सी। अब बोल रहा है यदि डी पति है, डी पति है बी का, डी जो है ये पति है बी का, तो ये माइनस हो गया दोस्तों, पति है बी का, तो सी कौन है डी का, सी कौन है डी का दोस्तों, सी कौन है डी का, डी का क्या हो जाएगा ये मतलब कि पत्नी की माँ क्या हो जाएगी, तो सास हो जाएगी दोस्तों, सास है, ऑप्शन नंबर डी देखिए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सास सही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन शिक्षक पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला, कौन शिक्षक पुरुष है परंतु नगर में नहीं रह रहा है दोस्तों। देखिए ये हो गया शिक्षक हो गया और ये पुरुष हो गया, मगर नगर में नहीं रहता है दोस्तों। शिक्षक पुरुष तो है मगर नगर में नहीं है दोस्तों, तो ये 11, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से, वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में हम रख देते हैं तो लेफ्ट से बोल रहा है दोस्तों, लेफ्ट से 10वां, उसके बाद दाईं ओर से राइट का 8वां। तो दोस्तों देखिए दोस्तों ये अलग अलग है दोस्तों, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे दोस्तों, ऐड करेंगे तो 18 हो गया दोस्तों, 18 हमारा लेफ्ट से हो गया, ठीक है दोस्तों। और दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, तो देखिए राइट से ये हमारा दोस्तों, लेफ्ट से ये हमारा 18 हो गया दोस्तों, विपरीत में है, इसको उल्टा देंगे तो 27 में से 18 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 9 8 17, 9 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आई हो जाएगा दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए दोस्तों हमारा ये सेकंड मतलब टेस्ट ये कंप्लीट, सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। पहला 2024 का हुआ था दोस्तों 19 जून का, और ये आज दोस्तों 16 जून का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए दोस्तों। सेशन देखिए फ्रेंड्स, अगर पसंद आया आप लोगों को सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारा ये 19 जून का कंप्लीट हो चुका है, और ये आज दोस्तों ये 16 जून का कर लिए हैं, और इतना सेट बचा हुआ दोस्तों, ये भी हम लोग पर डे एक सेट कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।